चलिए आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, उसके कुछ शेयर्स खरीदती है, तो उसकी अकाउंटिंग इक्विटी मेथड से कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सर इक्विटी मेथड एप्लीकेबल कब होती है। तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है व्हेन 20% से 50% होल्डिंग हो, मतलब अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा खरीदे हो लेकिन 50% से ज्यादा नहीं खरीदे। क्योंकि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है ना, तो वहां पर कंट्रोल आ जाता है और कंट्रोल में कंसोलिडेशन लगता है। लेकिन हम यहां समझने जा रहे हैं कि अगर हमारी होल्डिंग 20 से 50 के बीच में, तो इस मेथड को बोलते हैं इक्विटी मेथड। और यूएस सीपीए के सिमुलेशंस में बहुत ज्यादा जनरल एंट्री इस टॉपिक से पूछी जाती है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इक्विटी मेथड की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है और क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको 100% मार्क्स इसमें मिल जाए। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इक्विटी मेथड को समझेंगे। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक्सेल शीट में बना रखा है। कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। जो कंपनी ए है, उसने कंपनी बी के 2500 शेयर खरीदे हैं। मतलब आउट ऑफ 10,000, मतलब कंपनी के 10,000 शेयर थे। तो सर इसका मतलब ये हुआ 2500 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। 25% होल्डिंग, कितनी परसेंट सर? 25% होल्डिंग है। और जब 25% होल्डिंग है, मतलब यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी को कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी पॉलिसी मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसमें डाल सकते हैं। तो अब आप देखिए 2500 शेयर जो खरीदे हैं वो 20 रुपीज के खरीदे हैं। तो लेट से 1 जनवरी को आपने इन्वेस्टमेंट किया। किसने किया? ये इन्वेस्टमेंट किया है ए कंपनी ने। तो ए कंपनी जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट करते समय क्या पास करेगी? इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी, है ना। तो हमने यहां लिख दिया अकाउंट डेबिट। ठीक है सर। तो 2500 शेयर थे, तो 2500 मल्टीप्लाई 20। ठीक है। अब आपने कैश दिया है, तो टू कैश या बैंक, आप जो भी लिखना चाहते हैं यहां पर आपने लिख दिया सर। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट डेट पर आपने क्या कर लिया? जनरल एंट्री पास कर ली। अब हम बात करते हैं, अब अगर मानकर चलिए बैलेंस शीट डेट आ गई 31 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, 31 दिसंबर को बैलेंस शीट डेट आ रही है। अब अगर इस कंपनी की शेयर की जो प्राइस 20 थी, अगर 28 हो जाए, तो क्या हमें यहां पर किसी प्रकार का कोई गेन बुक करना चाहिए क्या? तो देखिए यहां पर यूएस गैप बोलता है कि जब आप इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग करते हैं, तो आप फेयर वैल्यू ऑप्शन को चूज नहीं करते हैं। क्या कर रहे हैं? फेयर वैल्यू ऑप्शन। मतलब आप इसको 20 को 20 पर ही रहने देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 3 रुपए का, सर 3 कैसे आया सर? 28 माइनस 25, 3 का हमें गेन हो गया। नहीं, हमें कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इक्विटी मेथड से। तो फेयर वैल्यू पर आपको लेकर नहीं आना। एमसीक्यू में सबसे पहला पॉइंट यही होगा। तो आपको फेयर वैल्यू पर अकाउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि मेथड हम कौन सी चूज कर रहे हैं? इक्विटी मेथड। तो पहली बात ये। अब लेट से बी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया है। किसने कमाया है? बी कंपनी ने। लेट से कमाया है 40,000। क्योंकि आपके पास इस कंपनी के 25% शेयर हैं, तो आपको इस प्रॉफिट में 25% हिस्सा मिलेगा। तो इसकी जनरल एंट्री आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो हमने 31 दिसंबर को एक जनरल एंट्री पास करनी है। इस 40,000 में से हमारा हिस्सा कितना है सर? हमारा जो हिस्सा है वो है 25%। ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर एक इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना सर? 40,000 का 25% होता है 10,000। और मैं यहां पर बुक कर रहा हूं इनकम। इसका मतलब यह हुआ सर, जो कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी को हम बोल रहे हैं इन्वेस्टी। वो जो भी प्रॉफिट कमाएगी
उसमें हमारा जितना परसेंट होल्डिंग है वो हमारी इनकम बुक कर लिया जाएगा। तो इस 40,000 में से हमारा शेयर कितना है? 25%। तो 25% हमने निकाला 40,000 का, हमने यहां पर इनकम बुक कर लिया, क्योंकि अभी हमें कुछ कैश नहीं मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, मैंने इन्वेस्टमेंट को ही डेबिट किया है। हमने किसको डेबिट किया है? इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि हमें किसी प्रकार का कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है अभी। तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। मानकर चलिए इस बी कंपनी ने 40,000 में से 20,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो क्या ये 20,000 पूरा हमारा? नहीं सर, हमारे पास तो 25% होल्डिंग है ना, तो इस 20,000 का हम 25% निकालेंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें कैश मिल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। इस 20,000 में से हमें कितना मिला सर? 25%। तो चलिए 20,000 का 25% आप निकाल दीजिए। तो सर ये 5,000 हो गया। 2, यहां पर डिविडेंड इनकम बुक नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, यहां डिविडेंड इनकम इसलिए बुक नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम इनकम उसके प्रॉफिट के बेसिस पे कर चुके हैं। तो ये जो डिविडेंड मिला है ये इन्वेस्टमेंट से हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट 5,000। तो ध्यान दीजिए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे दो चीजें पूछ सकते हैं। पहली चीजें पूछ सकते हैं कि बैलेंस शीट पर इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पर आएगा। तो बहुत आसान है सर, हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था शुरू में, प्लस हमें डिविडेंड इनकम से हमने उसको बढ़ा दिया, तो प्लस हमने 10,000 कर दिया। ये देखिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा है ना 10, और माइनस हमें डिविडेंड मिल गया 5,000। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू आएगी 50,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000, बैलेंस शीट में जो वैल्यू आएगी वो 55,000 आएगी। और सर इनकम कितनी बुक करें अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपको ध्यान रखना है कि इनकम जो डिविडेंड मिला वो नहीं, जो उसने कमाया है उसमें हमारा हिस्सा। तो उसने कमाया था 40, उसमें हमारा हिस्सा कितना है? तो इनकम हो गई हमारी 10,000। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट पर ये आएगा, इनकम स्टेटमेंट में आपको 10,000 क्या करना है? शो करना है। सिमुलेशंस में इसके ऊपर जनरल एंट्री आती, अभी कल ही बच्चे पेपर देकर आए हैं सर, वो बोल रहे हैं फेयर वैल्यू ऑप्शन और इक्विटी मेथड में दोनों में हमसे जनरल एंट्री पूछ ली, बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। तो अभी मैं आपको इक्विटी मेथड समझा रहा हूं। तो सर दो तीन बातें इंपॉर्टेंट फिर से रिपीट कर देते हैं सर। 20 to 50% में इक्विटी मेथड एप्लीकेबल होगी, यस। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू में चेंज हो भी जाए तो भी उसको इग्नोर करना। देखिए आप लोग नोट्स बनाते हैं ना कई बार, तो उसमें की पॉइंट्स नहीं लिखते, की पॉइंट्स लिखिए। सीपीएस सरल है उन लोगों के लिए जो सही तरीके से चले। की पॉइंट क्या है सर? फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू को हमें क्या करना है सर? इग्नोर करना है। सबसे पहली बात, फेयर वैल्यू को इग्नोर करेंगे। और डिविडेंड जो रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव्ड नॉट टू बी कंसीडर एज ए इनकम, नॉट टू बी कंसीडर एज ए इनकम। एक बात ये भी लिखना है, क्यों नहीं करना है सर? डिविडेंड रिसीव होता है तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से कम किया जाता है, ये डिविडेंड हमको मिला है। तीसरा पॉइंट सर, इनकम क्या होती है? तो इनकम हमारी होती है जो हमने उस कंपनी में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, उसने जो पूरा प्रॉफिट कमाया है उसमें हमारा परसेंटेज। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया था सर? 40,000। तो 40,000 में हमारा हिस्सा कितना हो गया? 25%, तो 10,000। तो ये हो गई हमारी इनकम 10,000, और ये हमने क्या करा है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिसीव किया। यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी मेथड। और इंपॉर्टेंट बात, इक्विटी मेथड 20 to 50% में होता है। और एक और बात आप लिख लेना, ये मेथड ऑप्शनल है। क्या है सर? ऑप्शनल। मतलब अगर कंपनी चाहे तो इस मेथड को चूज कर सकती है, और कंपनी चाहे तो इस मेथड को चूज नहीं कर सकती। तो सर फिर वो कौन सी मेथड यूज कर सकती है? तो बेटा उस मेथड का नाम है FVO मेथड, जो कि हम आगे सीखेंगे। FVO मेथड मतलब फेयर वैल्यू मेथड।
मतलब सर कंपनी के पास चॉइस होती है कि चाहे तो वो फेयर वैल्यू मेथड को चूज कर सकती है या इक्विटी मेथड को यूज कर सकती है, दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकती है। लेकिन सर इक्विटी मेथड हम तब यूज नहीं कर सकते जब हमारी होल्डिंग 50% से ज्यादा है, क्योंकि हम कंसोलिडेशन करेंगे, हम उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर हमारी होल्डिंग 20% से ज्यादा है, जब हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड नहीं करते हैं। तो लेस देन 20 में नहीं करना है और मोर देन 50 में नहीं करना है। ये थ्योरी में भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल सिमुलेशंस इसमें पूरे आते हैं। सीपीए मुश्किल नहीं है, सही तरीके से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाने पड़ेंगे और सिमुलेशंस के साथ साथ जनरल एंट्रीज के ऊपर फोकस कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या कर सकते हैं, यूएस सीपीए को पास कर सकते हैं।